अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक जब फंडामेंटल इनिशियल लेवल पर जो हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में जाने कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही रे ऑप्टिक्स क्यों कह रहे हैं, रे ऑप्टिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम स्टडी करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या कंडीशन है, वेवलेंथ छोटा होने से क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 में, जो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 है। उसमें यदि किसी इसमें आपके कोई भी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो या किसी तरह की कोई भी चीज़ें ना समझ में आए तो वो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर, कह लीजिए व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, उसमें आप कोई भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप में फ़ोटो खींच करके क्वेश्चन भेज सकते हैं और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देता रहूँगा। इसलिए आप ध्यान से लेक्चर्स को देखिए, समझिए, और जहाँ डाउट होती है आप कमेंट में डायरेक्ट या व्हाट्सअप से मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बात कहा था कि स्फेरिकल मिरर यानी कि कर्व सरफेस पे जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा हम उसकी बात करेंगे। प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन देखा हम लोग ने, अब देख जो हम लोग के सिलेबस में 12th सिलेबस में है वो यहीं से है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब कर्व सेक्शन, क्योंकि स्फेयर जो होगा, सपोज ये स्फेयर है तो उसका एक कर्व सेक्शन इधर होगा, कर्व सेक्शन इधर होगा, उसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखना है कि स्फेरिकल मिरर मीन्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन is valid for curved surface, जिसको कि हम लोग सरफेस, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल सरफेस कह लेंगे। स्फेरिकल सरफेस, कर्व सरफेस मतलब स्फेरिकल सरफेस, हम लोग जस्ट देखेंगे। इसके लिए भी वैलिड है, वैलिड फॉर कर्व सेक्शन और स्फेरिकल सेक्शन सरफेस ऑल्सो, उसके लिए भी वैलिड है। मतलब क्या होगा, इसमें भी कहीं पर भी हम देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सेकंड, जो सेकंड पॉइंट है इसका कि मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कह लीजिए कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस point of reflection and normal all will lie at same point, यानी कि वो सेम पॉइंट पर लाई करेगा। ठीक, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो बेसिक कंडीशन है वो दोनों ही इसमें फुलफिल होंगे, हम लोग देखेंगे भी, उसको समझेंगे। ये लिखना जरूरी इसलिए था क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा और उसी की बात हम लोग करेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। जब रे इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो जो प्लेन मिरर है उससे अलग कैसे होगा उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि आखिर कनकेव मिरर या कह लीजिए कन्वेक्स मिरर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, स्फेरिकल मिरर से हम लोग कैसे उसको डील कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सपोज करें कि एक बड़ा हम लोग स्फेयर लेते हैं। ठीक, एक स्फेयर लिया हमने, राउंड स्फेयर, ये सेंटर पॉइंट उसको माना हमने, ये सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से एक हम इमेजिनरी लाइन कट करते हुए इस तरह से हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं और एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन कट करता हुआ हम इस तरह से ले रहे हैं। इस पॉइंट को हम लोग सी कह रहे हैं। इसे हम लोग कहेंगे कि hollow spherical mirror कह लीजिए, मिरर ऑफ सेंटर C एंड रेडियस R। उसका सेंटर C है और रेडियस कितना है R, यानी कि इसको C कह रहे हैं और यदि इस पॉइंट से इसकी दूरी होगी दैट इज R। अब हम लोग बात करें कि मिरर के केस में, इसको हम लोग मिरर मान रहे हैं, तो इस मिरर के केस में कैसे मिरर बनेगा समझेंगे। यहाँ पर इसके इस पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं कि इसके इनर पोर्शन को हम लोग कलर्ड कर देते हैं।
ये कलर करने से इसके इनर सरफेस कलर्ड हो गया, तो इसको हम लोग इनर सरफेस को कहेंगे कि ये जो हुआ इसमें कहेंगे कि इससे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहेंगे। खासियत क्या है, क्यों कन्वेक्स मिरर कर रहे हैं? कन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि इनर सरफेस इज colored and outer surface is exposed for इंसिडेंट। मतलब कन्वेक्स मिरर कह रहे हैं कब? जब हम इसको दो अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया, ये सेक्शन हुआ, ये भी हेमिस्फीयर बना। इसमें क्या किया, इसके इनर सरफेस को हमने कलर्ड कर दिया और आउटर सरफेस को हमने एक्सपोज रखा, ताकि जो रे इंसिडेंट हो सके इस पर, मान लीजिए कोई भी रे इंसिडेंट हो रहा है तो वो इस पर इंसिडेंट हो सके, और इंसिडेंट होने के बाद यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाए, वो उसको क्रॉस ना कर सके, इसलिए इनर सरफेस को कलर कर दिया है। तो कन्वेक्स मिरर हम कब, उस मिरर का नाम हम कन्वेक्स मिरर कब रखेंगे? जब इनर सरफेस इज कलर्ड एंड आउटर सरफेस इज एक्सपोज्ड फॉर इंसिडेंट रे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस केस में इस साइड में हम आउटर सरफेस को कलर करते हैं। यहां पर आउटर सरफेस को हम लोग कलर कर रहे हैं, तो इसे हम लोग नाम दे रहे हैं, इसका नाम हम लोग दे रहे हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की क्या खासियत है? इस कनकेव मिरर की खासियत यह है कि इसमें आउटर सरफेस, मतलब आउटर सरफेस इज कलर्ड, आउटर सरफेस इज कलर्ड किया गया है, एंड एन इनर सरफेस इज exposed, inner surface is exposed for incident rays, इंसिडेंट रे के लिए एक्सपोज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। मतलब रे यहां पर इंसिडेंट इस अंदर की तरफ होगा, इसको अलग करके हम लोग कट करके देखेंगे। जब इसको हम मिरर को कट करेंगे तो ये पोर्शन हमारा कन्वेक्स मिरर बन जाएगा, और ये पोर्शन जो हमारा वो कनकेव मिरर बन जाएगा। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की खासियत ये है कि कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर की बात कर ले पहले, तो यदि कन्वेक्स मिरर में इंटरनल सरफेस कलर्ड होंगे, एक्सटर्नल सरफेस एक्सपोज्ड होंगे, लेकिन यदि हम बात करेंगे कनकेव मिरर का, तो एक्सटर्नल सरफेस कलर्ड होगा, इंटरनल सरफेस एक्सपोज्ड होंगे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस मेजर है। बाकी हम लोग इसके सेंटर और रेडियस की भी बात करेंगे, यानी कि हम लोग इसमें हम कह सकते हैं कि सी को हम लोग एज्यूम करते हैं, सी को हम लोग मानते हैं दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका नाम है। और इन पॉइंट्स को आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे ही, इन पॉइंट्स को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। इस पॉइंट को हम लोग P कह लीजिए और इस पॉइंट को भी P कह लीजिए, और इस P को हम लोग कहते हैं पोल, और सारे डायमेंशन यहीं से मेजर होते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी तक हम लोग जो समझे हैं उसमें ये ही हम लोग क्लियर समझ में आया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी फॉलो होगा। इसके लिए स्फेरिकल मिरर से हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करके एक कन्वेक्स मिरर और एक कनकेव मिरर दे सकते हैं। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग इन सारे पैरामीटर्स के बेस पे बहुत सारे काम करेंगे। उसमें पहला पैरामीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा पैरामीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा पैरामीटर हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज पोल। सारे डायमेंशन आगे जा करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, हम लोग लिखेंगे भी। सारे डायमेंशन कहाँ से मेजर होंगे? सारे डायमेंशन पोल से मेजर किए जाएंगे। आगे इसको हम एक्सप्लोर करके हम लोग आगे अगले डायग्राम में इसको ड्रॉ करने वाले हैं। इसको एक्सप्लोर करके हम आगे डायग्राम में ड्रॉ करेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आए, ज़्यादा क्लियर समझ में आए। तो इसके बाद इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे के डायग्राम में हम लोग उसको समझते हैं।
इसी में हम लोग आगे देखें, इसी डायग्राम में हम लोग इसको रहने देंगे, इस पोर्शन को हम लोग रब करते हैं और यहीं पे देखते हैं हम लोग, ताकि और क्लियर समझ में आएगा। ठीक, इसमें हम लोग क्या देखें कि इस पोर्शन को हम लोग अलग से बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन हम लोग वही सेम ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे इसको डिटेल में। हमने यहाँ क्या किया कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, एक यहाँ और फिर इधर हमने बनाया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो ये कन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। खासियत क्या कि इनर सरफेस कलर्ड किए गए हैं, एक्सटर्नल सरफेस एक्सपोज हैं, तो ये कन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वेक्स मिरर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस साइड में यदि हम लोग कलर करें तो ये कनकेव मिरर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन दोनों में, इसमें इंटरनल सरफेस जो है वो कलर्ड है, एक्सटर्नल सरफेस एक्सपोज्ड है। इस पॉइंट को हम लोग पोल कह रहे हैं, और पोल की खासियत क्या है, पोल की खासियत है ऑल डायमेंशंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल, सारे डायमेंशन कहाँ से मेजर होंगे, पोल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर याद रखना है हमें इसका। और इसमें से हम लोग तीन पैरामीटर्स देख लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीनों हमारे पैरामीटर्स हैं। इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि ये मानते हैं कि ये सर्कल, इसका जो पार्ट है, ये जो हमारा कनकेव मिरर बना, एक सेक्शन हमने लिया, इसको एक सर्कल मान लेंगे तो उसका एक पार्ट बनेगा, ये उसका ये सेंटर पॉइंट होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा उस जो भी सेक्शन कट हुए हैं उसका पार्ट है वो। इसमें इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इस सेक्शन को ऐसे कट कर रहे हैं हम लोग, तो ये पोर्शन जो होगा वो ये पोर्शन बना। अब यदि यहाँ से इस सेक्शन को हम यहाँ कट करें तो ये पोर्शन जो हमारे पास बना, इस पोर्शन को हम यहाँ दिखा रहे हैं और इस पोर्शन को हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। बाकी ये पोर्शन हमारा हट जाएगा, यानी कि इस पोर्शन को हम हटा दें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस साइड में कनकेव मिरर, इस साइड में कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। ठीक, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। इसमें एक टर्म आता है, इंपॉर्टेंट टर्म, एपरेचर, जो कि हम लोग समझेंगे इसके बाद। बाकी इस पोर्शन को आप हटा सकते हैं और लिखना हो तो पॉज कर ले, पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग जस्ट बात करेंगे एक छोटे सा टर्म जिसको हम लोग कर्वेचर बोलेंगे। कर्वेचर का, सॉरी, एपरेचर का क्या रूल है उसको हम लोग देखते हैं। एपरेचर क्या कहता है, स्फेयर का ही एक पार्ट है। यदि हम स्फेयर को एक पोर्शन से, जैसे हमने यहाँ स्फेयर बनाया था, इस पोर्शन से हम कट करें, कैसा दिखेगा, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, समझेंगे उसको कैसा दिखेगा। ये कलर पोर्शन जो कि एक स्फेयर का पार्ट है, एक स्फेयर का पार्ट हो गया, दैट इज द सेंटर पॉइंट। और यहां से यदि हम लाइन को ज्वाइन कराएं, ठीक, तो ये सेंटर पॉइंट हुआ इसके लिए, और ये लाइन ज्वाइन हुआ। यहां पर इस पॉइंट को हम लोग सी कह रहे हैं, और ये डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर कहेंगे, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग बोलते हैं एपर्चर, इसे एपर्चर बोलते हैं। और यहाँ इस छोटे से पार्ट का ऐसे कर्व सेक्शन है, इस तरह से बकेट टाइप का इस तरह से सेक्शन बना है। और इस सेक्शन का यदि हम यहाँ पर ले, इसको हम लोग R0 बोल रहे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ अपर्चर।
रेडियस ऑफ अपर्चर यानी आर नॉट को हम लोग कह रहे हैं और उससे अपर्चर कर रहे हैं। खासियत क्या कि यदि इफ आर नॉट, यहाँ पर क्या है, यहाँ आर नॉट इज लेस देन आर है, ठीक, आर नॉट इज लेस देन आर। यदि मान लेते हैं कि इफ आर नॉट टेंस टू आर की तरफ टेंस करेगा, देन कह सकते हैं अपर्चर किधर टेंस करेगा, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो स्फीयर की तरफ, हेमिस्फीयर की तरफ टर्न करेगा। मतलब कि ये जो अपर्चर बना, ये आर नॉट यदि आर के बराबर हो जाएगा तो वो जो हाफ हेमिस्फीयर हमने बनाया था वो हो जाएगा ये, ठीक। यानी इसका अपर्चर जो है वो हाफ हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग था जिसको हम लोग समझेंगे। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कुछ जो रेज इंसिडेंट होंगे तो क्या सिचुएशन होगा। यहाँ पर इसमें रे इंसिडेंट हो गए तो हम लोग जस्ट एग्जाम्पल लिए, अब हम लोग उसके आगे समझेंगे कि रे जब इंसिडेंट होगा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पर तो क्या सिचुएशन आएंगे, उसको हम लोग समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। हालांकि ये हम लोग 10th बोर्ड तक पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में हम लोग ने पढ़ाई की थी इसमें। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं इसमें कि क्या सिचुएशन बनेगा। इसके बाद हम लोग फोकस और फोकल लेंथ की बात करेंगे, जिससे क्वेश्चंस उठेंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, आगे हम लोग समझते चले स्टेप बाय स्टेप। इसके हेडिंग को भी लिख ले। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। सपोज हमने कनकेव मिरर लिया और कन्वेक्स मिरर दोनों हम यहाँ लेंगे। सपोज हमारे पास एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर रे इंसिडेंट हुआ यहाँ पर। अब इसमें एक पॉइंट, एक हम अब जो जोड़ने वाले हैं उसको ध्यान समझें। इस एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इंपॉर्टेंट एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम लोग P बोलेंगे और ये इस साइड में कलर्ड होगा यदि हम लोग बात कर रहे हैं कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर में आउटर सरफेस कलर्ड होता है, तो कनकेव मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जो रे इंसिडेंट हो रहे हैं कुछ इस तरह से हो रहे हैं, यानी कि रे जो है वो दिस आर पैरेलल रेज, वो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहे हैं। और ये पैरेलल रे यहाँ से इंसिडेंट हुआ, इन्फिनिटी से आता हुआ और टकराने के बाद इस पॉइंट पर वो क्रॉस कर रहा है, ठीक। इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। इस पॉइंट को यदि हम F कर रहे हैं, आगे डिटेल में हम जब देखेंगे इसको क्या कहते हैं। और रे, फिर एक और रे, सेकेंड रे, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड। हमने दो रे लिया, फर्स्ट रे यहाँ इंसिडेंट हुआ, सेकेंड रे यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद वो यहाँ से क्रॉस करके इस तरह से निकल जाता है। तो यहाँ सेकेंड रे भी यहाँ से क्रॉस करके निकल गया। यहाँ पर हम लोग बात करें इंसिडेंट रे, यहाँ इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ये इस पॉइंट से क्रॉस करता हुआ निकल गया। और एक रे और हम लोग ले रहे हैं, ये भी इस पॉइंट से क्रॉस करता हुआ निकल गया। तो ये जो भी हुआ थर्ड और फोर्थ, जितने भी रे हुए सारे इस पॉइंट से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान से समझें तो इस पॉइंट को हम लोग जितने भी रे हुए, ये जितने भी रे, इस सारे रे को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कन्वर्जिंग रेज हैं ये। और इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे, इस पॉइंट को नाम देंगे कन्वर्जिंग
कन्वर्जिंग पॉइंट। अब क्या खासियत, इसको हम लोग आगे डिटेल समझेंगे। ये हमारा डायग्राम ए हो गया जिसमें हम लोग कनकेव मिरर लिया और इससे प्रिंसिपल एक्सिस, हम सारे नोटेशन को ध्यान से देखते हुए चल रहे हैं। अब यही चीज़ यदि हम एक कन्वेक्स मिरर लेंगे तो क्या होगा। एक मिरर ये हुआ, रेंज कह लेंगे, ये कलर्ड पोर्शन। हम लोग बात कर रहे हैं किसका, हम लोग बातें कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर में ये कनकेव मिरर हम लोग देखा, अब कन्वेक्स मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर कहीं सेंटर पॉइंट होगा, ठीक, और यहां पर उस पॉइंट को हम एफ मान लेते हैं। खासियत क्या, देखिए, रे इंसिडेंट हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस है, रे इंसिडेंट यहां हुआ एक, ये दो, रे इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट को हम लोग कंटैक्ट करते हुए रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से निकल गया। ये रे इंसिडेंट हुआ, आफ्टर इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट कर गया यहां, ये रे, इसको हम लोग फर्स्ट कह दीजिए, सेकंड, दैट इज थर्ड, ये रे इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट कर गया, एक रे और इंसिडेंट हुआ और यहां से ये रिफ्लेक्ट कर गया। इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में देखिए, ध्यान से हम लोग देखें तो इस पॉइंट को हम लोग इस रेज को क्या बोलेंगे, इस रेज को हम लोग डाइवर्जिंग रेज बोलेंगे, और साथ ही साथ इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग पॉइंट बोलेंगे। किसकी बात हो गई, कन्वेक्स मिरर की। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस तो है ही, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा। अब समझना इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर सारे रे इंसिडेंट होने के बाद यहां कन्वर्ज हो रहे हैं, और ये जो भी रे हैं वो रियल रे हैं। लेकिन जहां पर रे इंसिडेंट हो रहा है इस पर, तो इस पर हमारा जो प्रॉब्लम आ रही है, मेन दिक्कत क्या आ रही है कि रे इंसिडेंट हो रहा है, यहां हमने कुछ गड़बड़ किया है, ये गड़बड़ को ठीक करना भी जरूरी है। थोड़ा सा इसे ठीक करते हैं, ये हमने कनकेव मिरर ही बना दिया था, इसमें हम लोग समझते हुए इस पोर्शन में, क्योंकि हमें याद है कि कनकेव मिरर में हम लोग आउटर सरफेस को कलर करते हैं और कन्वेक्स मिरर में हम लोग इनर सरफेस को कलर करते हैं। तो इनर सरफेस में कलर किया हमने, रे फिर वही, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप लोग देख लेंगे इसे ध्यान से। रे इंसिडेंट हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक। अब यहाँ पर वो उसे हम लोग डाइवर्जिंग रे बोल रहे हैं और इसको हम लोग कन्वर्जिंग रे पॉइंट बोल रहे हैं। डाइवर्जिंग पॉइंट और डाइवर्जिंग रेज, सारे इंसिडेंट यहाँ पे हुए। यहाँ पर जो रे इंसिडेंट मान रहे हैं वो इमेजिनरी है, रे उधर जा रहा है। यहाँ जो भी रे जो हम मान रहे हैं वो सारे कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर रियल पॉइंट बन रहा है, वहाँ इमेजिनरी पॉइंट बन रहा है, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि दिस पॉइंट इज दिस रेज आर इमेजिनरी रेज, कह सकते हैं दिस पॉइंट इज इमेजिनरी पॉइंट, कह लीजिए इज इमेजिनरी पॉइंट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग फोकल पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट को फोकस क्यों कहेंगे और इस पॉइंट को फोकस क्यों कहेंगे हम लोग जस्ट आगे देखने वाले हैं। पहले इसको समझ लें और उसको उतार लें। अब हम लोग बात करेंगे फोकस का। फोकस कैसे हम लोग निकाल पाएंगे फोकस पॉइंट का, उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा हम लोग देखेंगे उसको। अब हम लोग आगे देखें,
फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसमें हम समझें, सपोज हमने एक कनकेव मिरर लिया, कनकेव मिरर एक्सिस यहां से पास कर रहा है, या फिर एक्सिस को थोड़ा सा नीचे ले लें, डायग्राम थोड़ा सा बनाना है यहाँ पर, एक्सिस को हम लोग थोड़ा सा नीचे यहाँ से ऐसे ले लें, ठीक। इस पॉइंट को हम लोग C कह रहे हैं, सेंटर पॉइंट कह रहे हैं C। अब यहाँ पर कहीं पर हम मान रहे हैं कि वो पॉइंट F है, ठीक। इस पॉइंट को हम लोग F मान रहे हैं। हम ये इसकी दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालना है। सारा डायमेंशन कहाँ से मेजर होगा, पोल से मेजर होगा। अब रे जो है एक पैरेलल रे हमारे पास इंसिडेंट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे इंसिडेंट हुआ। आफ्टर इंसिडेंस इस एक्सिस से वो रिफ्लेक्शन में आया, ठीक, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ, रे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम लोग M पॉइंट कह रहे हैं, ठीक। और इससे हम लोग जब उसको मैच कराएंगे तो वो नॉर्मल होगा उसके लिए, इसको हम लोग N बोलेंगे, और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये होगा टेंजेंट एट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, M पर, ठीक। और ये N ये होगा नॉर्मल, तो ये एंगल हमें कितना मिलेगा, दैट इज 90 डिग्री। ये होगा नॉर्मल ऑन द पॉइंट कौन सा है, M पर नॉर्मल होगा। C पॉइंट से हमने लिया है, तो C पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर, C पॉइंट से यदि हम रे लेंगे और इसके किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो उस पर परपेंडिकुलर होगा। याद है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। उस तरह से यदि जिन्हों का थोड़ा सा कमजोर हो, सर्कल में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सेंटर पॉइंट है, हम किसी भी पॉइंट पे लेते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे लेते हैं, तो इस पॉइंट पे लिया गया टेंजेंट और इस पे लिया गया लाइन, ये नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों के बीच का हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा। और ये C पॉइंट है, सेम वही फीचर यहाँ पर भी आया, इसीलिए इस पॉइंट से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री बनेगा वो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ें, इसको समझें, हम लोग फोकल लेंथ को डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पर। अब रे इंसिडेंट होने के बाद फोकस से होकर गुजरा, और हम लोग को मालूम है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी फॉलो होगा, तो इस एंगल को हम थीटा कह रहे हैं, तो इस एंगल को भी हम थीटा कह सकते हैं, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग F कह रहे हैं। C से M की दूरी जो होगी दैट इज CM, इस दूरी को हम लोग बोलेंगे R, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। इंसिडेंट रिफ्लेक्शन ध्यान से समझेंगे, यहाँ फोकस करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, क्योंकि ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं, इस पर, इस CM पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि इस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। इस पॉइंट को हम Q मान रहे हैं, ठीक। अब इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये नॉर्मल, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक। यानी कि ये हम ध्यान से समझें तो हमारा सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, तो ये अल्टरनेट एंगल भी थीटा होगा। तो अल्टरनेट एंगल थीटा, यानी कि हम लोग बात करें CQF का और बात करें QMF का, दो हमारे पास ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वी हैव टू सिमिलर ट्रायंगल, वी हैव टू सिमिलर ट्रायंगल। कौन कौन से? तो ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं? CQF का बात कर रहे हैं, एंड कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? FQM की बात कर रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल होगा, इसीलिए CQ विल बी इक्वल टू QM।
और हम लोग जानते हैं कि सी एम बराबर आर है और सी क्यू प्लस क्यू एम मिलकर बनेगा कितना आर। दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि सीधे सीधे सी क्यू बराबर आर बाई 2 हो जाएगा, या फिर कह लीजिए ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़ें तो 2 सी क्यू बराबर आर, यानी कि सी क्यू बराबर आर बाई 2 हो जाएगा। सी क्यू बराबर आर बाई 2, दैट इज ये अमाउंट आर बाई 2 होगा और ये वैल्यू भी आर बाई 2 होगा। ठीक, तो ये अमाउंट आर बाई 2 और ये अमाउंट भी आर बाई 2। क्लियर है? अब हमको समझना है ये लेंथ निकालना है। ये लेंथ निकालने के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इंटरेस्टेड हैं सी एफ निकालने के लिए। तो सी एफ के लिए हम क्या करेंगे कि किस में, इस ट्रायंगल, किस में ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में काम करेंगे, ट्रायंगल सी क्यू एफ की बात करेंगे, सी क्यू एफ की बात करेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा 90 डिग्री ये थीटा, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई कितना आर बाई 2 डिवीजन में सी एफ हमको निकालना है सी एफ। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, सी एफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ को इधर लाते हैं तो सी एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 कॉस थीटा, आर बाई 2 कॉस थीटा। और फिर आगे बढ़ें तो सी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर बाई 2 सेक थीटा। ये एक इक्वेशन, इसको फर्स्ट कह लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमको डिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है, एफ यानी कि पी एफ, और यही कह ले एफ पी हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर समझें कैसे बनेगा ये डिस्टेंस। तो हम मालूम है कि सी पी इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू आर, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है, रेडियस सेम होगा, तो सी पी हमारे पास आर है। तो सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, पी एफ, या कह लीजिए कि एफ पी प्लस एफ सी, यानी कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मिल करके हमारा ये डिस्टेंस होगा, यानी कि सी पी बराबर पी एफ या एफ पी प्लस एफ सी। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकालना है, सी पी, ये हमें आर है मालूम, और एफ पी हमको निकालना है, और प्लस एफ सी। एफ सी हमारे पास आ चुका है, या सी एफ कह लीजिए, इसको सी एफ ही रहने दीजिए। सी एफ हमारे पास आ चुका है कितना, यहाँ आर बाई 2 सेक थीटा। ठीक है, आर बाई 2 सेक थीटा आ चुका है हमारे पास। तो हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी हमको ये निकालना है, यानी कि एफ पी निकालना है। एफ पी बराबर हो जाएगा आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा, या इसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, या ये बराबर हो जाएगा आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकला। इसको स्टेप बाय स्टेप समझें। यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ कहलाता है, और इस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। इसको आगे समझेंगे अभी। फोकल लेंथ, तो एफ हमारा क्या हो गया, एफ को क्या कह रहे हैं हम लोग, फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट कर, फोकल लेंथ कह रहे हैं। आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा, यहाँ थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों। ठीक, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा। हम लोग तो यही पढ़ते आए थे, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। अब समझते हैं यहाँ पर थोड़ा कि रे जो इंसिडेंट हुआ, ये पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ, ये पैरेलल रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर पर है। तो ऐसे जो रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर पर होते हैं, उन रेज को हम लोग मार्जिनल रेज कहते हैं। मतलब इसे हम लोग मार्जिनल रे मान सकते हैं, मार्जिनल रे। अभी लिखना ठीक नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे समझेंगे। मतलब आप ये समझिए कि यदि कोई रे
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है लेकिन काफ़ी दूरी पर है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर है, तो वैसे रेस को हम लोग मार्जिनल रेस कहेंगे। अब क्या हुआ कि फॉर मार्जिनल रेस, यहां हम लोग लिख रहे हैं इसको, फॉर मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज, रेज which are far away और which are significantly, या फिर कह ले far away which is away, कह लीजिए, far away करने की जरूरत नहीं, which are away from the principal axis, उसी को हम लोग मार्जिनल रे कहते हैं। फॉर मार्जिनल रे थीटा will have significant value, सिग्निफिकेंट वैल्यू होता है, मतलब बहुत छोटा वैल्यू नहीं होता है, सिग्निफिकेंट, हम उसको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, हम उसके वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो वैल्यू होता है। तो ये उसके लिए है। इसका मतलब सिग्निफिकेंट रे, इसका मतलब हम जब फॉर्मूला लिख रहे हैं F इज इक्वल टू R माइनस R/2 sec थीटा, दिस इज general expression for focal length का जनरल एक्सप्रेशन है। इसको हम लोग थोड़ा आगे डिटेल में जानेंगे, पहले इसको यहाँ तक लिख लीजिए। यानी कि F क्या है, यहाँ पर लिख चुके हैं, F बराबर फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, R रेडियस ऑफ कर्वेचर को, थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम चीज। अब हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, मार्जिनल रेज का। मार्जिनल रेज मतलब विच इज सिग्निफिकेंटली फार अवे, मतलब सिग्निफिकेंटली अवे, कह लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर पर है। उस रे, जब वो रे इंसिडेंट होगा, उस केस में हम थीटा को सिग्निफिकेंट वैल्यू देंगे, और उस केस में F बराबर ये जनरल फॉलो करेगा। अब यदि हमारा मार्जिनल रे है, इसको कह लीजिए कि मार्जिनल रे है, तो थीटा सिग्निफिकेंट होगा। थीटा जब सिग्निफिकेंट होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ये जनरल एक्सप्रेशन है। ये जनरल एक्सप्रेशन में हम लोग इसको हमेशा यूज़ करेंगे, मार्जिनल में ये थीटा हमारा सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें हम लोग डिफरेंस क्या आएगा, कब हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, ये तो जनरल टर्म्स में यूज होगा, जनरल एक्सप्रेशन है ये मार्जिनल रे या किसी तरह का रे होगा उसमें यूज होगा। थीटा सिग्निफिकेंट होगा तो, थीटा सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो भी। अब हम लोग इसको आगे समझें, आगे ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें हम लोग देखें क्या कहा हमने कि F इज इक्वल टू R माइनस R/2 सेक थीटा। ये जनरल हमारा रे, जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। फॉर, अब हम लोग बात कर रहे हैं जनरल एक्सप्रेशन है ये, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर थीटा, कह लीजिए कि फॉर थीटा when थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा। जब थीटा बहुत छोटा होगा, इस केस में सिग्निफिकेंट के केस में यदि मार्जिनल रे हैं तो हम थीटा लेके चलेंगे ही, ठीक है। लेकिन थीटा यदि बहुत छोटा होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, थीटा बहुत छोटा होने पर
साइन थीटा कहीं भी हमारे पास रहेगा तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, और कॉस थीटा यदि रहा तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाता है। साइन थीटा हो, टैन थीटा भी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। दिस इम्प्लाइज सेक थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो ये यदि कंडीशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कब? ये कंडीशन कब? जब थीटा बहुत ही छोटा हो, थीटा बहुत छोटा होगा उस केस में। तो थीटा बहुत छोटा होगा यानी कि द वैल्यू ऑफ दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इज insignificant, is insignificant, insignificant। उस केस में ये आ जाएगा, तो हमारा f इज इक्वल टू होगा r माइनस r बाई 2 इंटू 1, फाइनली f इक्वल टू r बाई 2। ये कब होगा? थीटा बहुत छोटा होगा उसके लिए। और जब थीटा बहुत छोटा होगा तो हमारे पास एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पारा एक्सियल। पारा एक्सियल रेज। पारा एक्सियल रेज क्या है? पारा एक्सियल रेज व्हेन इंसिडेंट rays are very close to principal axis and make very small angle with the प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत छोटा एंगल बनाता है। तो ऐसे रेज को हम लोग बोलते हैं पारा एक्सियल रेज। तो पारा एक्सियल रेज के लिए ये फॉलो हो जाएगा, यानी कि f बराबर r बाई 2, दिस इज वैलिड फॉर पारा एक्सियल रेज ओनली। पारा एक्सियल रेज के लिए ये वैलिड होगा, ठीक। और इससे ये हम लोग कह सकते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन है पारा एक्सियल के लिए। तो हमारा थीटा का वैल्यू 0 होगा, थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट रखेंगे, यानी कि सेक थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा पारा एक्सियल रेज हो जाएगा, उसमें f का वैल्यू r बाई 2 आएगा। लेकिन यदि पारा एक्सियल रेज नहीं है, फॉर मार्जिनल रेज, यदि वो मार्जिनल रेज है तो इसमें हम ये एक्सप्रेशन लेके चलेंगे। हमारा क्वेश्चन में खुद कहेगा कि मार्जिनल रेज है, कुछ नहीं है तो हम मानेंगे पारा एक्सियल है। और यदि वो कुछ कह रहा है, फोकस कर रहा है कि रे काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो हम उसको मानेंगे मार्जिनल रे, तो हम ये लेके चलेंगे। अभी इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो इससे और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। मार्जिनल रे के लिए ये, पारा एक्सियल रेज के लिए, इन दोनों को समझते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसको जानते हैं। ये एक्सप्रेशन जो हमने निकाला, यदि हम लोग कन्वेक्स मिरर में देखें, कनकेव मिरर के लिए तो हम लोग निकाल चुके, कन्वेक्स मिरर में यदि हम इसको समझें तो कैसे समझेंगे? सेम चीज़ कनकेव मिरर में हमने जो देखा था, अब हम लोग कन्वेक्स मिरर में देख रहे हैं। कन्वेक्स मिरर में ये पॉइंट हमारा C हो गया और ये पॉइंट हमारा F हो गया। रे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो सपोज एक रे इंसिडेंट हुआ, रे इंसिडेंट होने के बाद इस पॉइंट से पास करता हुआ जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रे यहाँ से पास कर गया, ठीक। सेंटर पॉइंट से मैच कराएंगे, तो सेंटर पॉइंट से मैच करेगा तो ये पॉइंट ऐसे जाएगा,
सेंटर पॉइंट से मैच कर रहा है, ये यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट, और ये नॉर्मल। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा यहाँ बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा यहाँ बनेगा, ठीक। और यहाँ से ये पॉइंट को हम देखेंगे, तो ये सेम वही चीज़ जो वहाँ पर थीटा बन रहा था यहाँ पर बनेगा। फॉर ये होगा इसको कहेंगे डायग्राम फॉर फोकल लेंथ इन कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो ये डायग्राम कन्वेक्स मिरर के लिए होगा, ठीक। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पर भी क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग एक बात करेंगे प्लेन यानी फोकल प्लेन का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर ले और एक दो क्वेश्चन हम लोग बना ले, तो हम लोग फोकल प्लेन की बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर, ठीक। ये पॉइंट उसका C और ये पॉइंट हो गया फोकस का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, फोकस में F में लिखेंगे, फोकस को हम लोग F से डिनोट करते हैं। कहने के बाद व्हेन para axial rays are parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, शॉर्ट में करते हैं इसको PA, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट ऑन द मिरर, ऑन द स्फेरिकल मिरर, क्योंकि दोनों के लिए होगा, स्फेरिकल मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन rays converge और diverge, कन्वर्ज किस में और डाइवर्स किस में, कन्वर्ज हो जाएगा जब हम बात करेंगे स्फेरिकल, कैसे स्फेरिकल मिरर का, कनकेव का, और डाइवर्ज कन्वेक्स के केस में, ठीक। कन्वर्ज और डाइवर्ज एट ए पॉइंट, देन दैट पॉइंट is called फोकस कहेंगे, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे। एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस with the pole of the mirror is called focal length of the मिरर का फोकल लेंथ की हम बात करेंगे, ये कहलाएगा फोकस, ठीक, और ये कहेगा फोकल लेंथ, ठीक। तो इसे लिख लीजिए, फोकल और फोकल लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं। इसका डेफिनेशन हो गया, समझने के लिए, याद रखने के लिए आपको ज़रूरत होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा।
अब हम लोग आगे समझें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कनकेव मिरर यूज किया गया है, कनकेव मिरर यूज किया गया है, कनकेव मिरर। उसके बाद क्या है, एक रे इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट होने के बाद फोकस से आकर गुजरा और चला गया। ठीक, इस पॉइंट से, इस पॉइंट का एफ नाम है और ये डिस्टेंस को एक्स माना गया है। ठीक, ये डिस्टेंस पोल से एक्स का दूरी है। ठीक है, ये रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन कितनी दूरी पर है, एफ दूरी पर है। ठीक, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर को यानी कि आर का वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ आर इज इक्वल टू 2f, आर इक्वल टू 2f, where f is focal length, f is focal length। ठीक, तो या फिर कह लीजिए फोकल लेंथ। ठीक है, f का वैल्यू, चलिए ठीक है, इसको हम लोग हटा दें, इसको हम मान लीजिए कि c और इसको हम f ही मानते हैं, लेकिन ये फोकल लेंथ की बात ना हो, कोई भी वैल्यू हम मान के चल रहे हैं इसमें। ठीक है, r बराबर 2f है और ये डिस्टेंस को f कहा गया है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसमें कुछ बहुत खास नहीं दिया है। अब इसको हम पार्शियल समझेंगे या फिर हम इसको मार्जिनल समझेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कैसा है। f है, सिग्निफिकेंट है, हम देख के चलते हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं कि हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है ये चीज़। ठीक, यहाँ से ये लाइन परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ करें, ये सी पॉइंट, इस पॉइंट को मानते हैं क्यू है और इस पॉइंट को मानते हैं एम है। ठीक, तो ये एफ है, तो ये डिस्टेंस भी एफ होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस एफ होगा। अब कौन से ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल कौन सा, सी क्यू एम की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल सी क्यू एम में। तो हम यूज़ करेंगे कौन सा, टैन थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस तो हमारे पास 2r होगा, 2f होगा, 2f दिया हुआ है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टैन थीटा बराबर आ जाएगा, या फिर टैन थीटा यूज़ ना करें हम, टैन थीटा तो यूज़ करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस की बात करेगा, हम लोग साइन थीटा यूज़ करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा f/2f, कैंसिल हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 बराबर साइन कितना, साइन 30। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि थीटा हेयर थीटा इज significant, that is ray is मार्जिनल रे है। हम लोग फिर क्या यूज़ करेंगे, हमको निकालना है यानी कि पी एफ, और इसी को हम एक्स बोल रहे हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस r/2 सेक थीटा। थीटा का वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो गया r माइनस r/2 सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, याद कीजिए, यानी कि ये 30 डिग्री है तो cos 30 कितना, cos 30 के केस में आ जाएगा, तो sin 30 तो cos 30 हो जाएगा √3/2, यानी कि हम बात करेंगे sec 30 का, sec 30 डिग्री की, तो आ जाएगा ये 2/√3 की वैल्यू, यहाँ पुट करते हैं, 2/√3 की वैल्यू कैंसिल होगा, x बराबर r कॉमन लेंगे 1 माइनस 1/√3। ठीक, और r की जगह पर हम 2f भी लिख सकते हैं, जैसे हमारी सुविधा होगी। तो x बराबर 2f इंटू 1 माइनस 1/√3, ये आ गया x का वैल्यू, ये हमें निकालना था। लेकिन यदि ये रे मार्जिनल ना होता, पार्शियल होता, डायरेक्ट हम f/2 पे आते तो f निकलता, यानी कि जहाँ पर हम r/2 पे आते f बराबर क्या होता, उस केस में हमारा x बराबर हो जाता
r/2 यानी कि f होता तो वो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये रे जो है ये f डिस्टेंस पर है जो कि सिग्निफिकेंट वैल्यू दे रहा है, इस कारण से रे इंसिडेंट होने के बाद आया थीटा हमको निकालना पड़ा और उसमें पुट किया तो हमको 2f इंटू 1/√3 का वैल्यू आया। इसे पॉज करके आप कंप्लीट कर लें, आगे हम लोग चलें। इसी पर एक छोटा सा एग्जांपल, ये तो हमारा f के न्यूमेरिकल वैल्यू में था, इसी पर हम लोग इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक मिरर बनाया, रे इंसिडेंट हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, ये सेंटर पॉइंट C हुआ, ये डिस्टेंस स्टार्टिंग में कहा रहा है 3 सेंटीमीटर, ठीक 3 सेंटीमीटर, R का वैल्यू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, इफ दिया हुआ है ये वैल्यू, ये 33 दिया हुआ है, देन फाइंड इस पॉइंट को मान लेते हैं, सपोज इस पॉइंट को तो P कहेंगे, इस पॉइंट को सपोज E कहते हैं, तो फाइंड EP का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग फिर से कंस्ट्रक्शन करते हुए यहाँ से इसको मैच कराते हैं, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। अब अंतर क्या है, ये 3 है, ये एंगल कितना है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि 5, दैट इज इक्वल टू साइन कितना, साइन कितना हो जाए, साइन 37 होगा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हो गया 37 डिग्री। थीटा निकल जाने के बाद हमको याद है कि हमको क्या निकालना है, सेक या फिर सबसे पहले कॉस कर लें, तो कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 37 का वैल्यू 4/5, तो हम लोग बात कर रहे हैं सेक 37 का, तो 5/4, ये हमारे पास वैल्यू निकला, इसी को पुट करना है और क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, हमारे लिए ये कितना वैल्यू देगा, ये हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 5, ये निकालना है, यानी कि EP बराबर हो जाएगा कितना, R माइनस R/2 सेक 37, तो R कितना है 5 माइनस 5/2 इंटू सेक 37, 5/4 सही है। सेक 37 का वैल्यू कॉस के लिए हम लोग देखेंगे, कॉस की बात करेंगे हम लोग, तो कॉस में 37 की वैल्यू 4 छोटा एंगल 4/5 होगा, ये ठीक आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर 37 यानी कि 5/4 की बात होगी, तो यहाँ 5 माइनस 25/8 की बात हो रही है, यहाँ 8 5 14 माइनस 25/8, तो आएगा कितना, यहाँ आ गया 15/8 सेंटीमीटर, ये EP की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आते हैं जहां पर ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके थे, जब हमारा रे जो होगा वो मार्जिनल होगा, पारेक्शियल रेज नहीं होगा, क्योंकि पारेक्शियल रेज रहेगा थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होगी, हम लोग जान चुके हैं थीटा का वैल्यू बहुत ही कम होगा, उस केस में हम थीटा बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा बराबर थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 यानी सेक थीटा बराबर 1, उस केस में हम लोग को इतनी काम करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा 1 नहीं है, तो यहाँ कुछ है तो इतनी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती यदि रेज पारैक्शियल होते तो, लेकिन मार्जिनल रे है तो हमको ये देख के चलना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद एक जो इसके बाद लास्ट टर्म इसमें आता है इस टॉपिक में, उसको बोलते हैं हम लोग फोकल प्लेन। फोकल प्लेन के बारे में थोड़ा सा समझ लें और उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको करने के लिए दिए जाएंगे। तो इसमें फोकल प्लेन में कुछ खास अलग नहीं है, फोकल प्लेन की बस डिफरेंस ये है कि पारेक्शियल रेज होंगे, रेज इनफाइनाइट नंबर पास कर सकते हैं और उस इनफाइनाइट नंबर प्लेन एक्सिस से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज से हमारा एक लोकस तैयार होता है, उस लोकस से हम एक प्लेन तैयार करते हैं, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं। ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा इसको फोकस करके, क्योंकि अभी तक जो भी टर्म हमने पढ़ा उसमें से थोड़ा सा ये एक लेवल ऊपर है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फोकल प्लेन की बात कर रहे हैं।
फोकल प्लेन, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो रे हम लोग यहाँ फिर से बात कर रहे हैं कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कनकेव मिरर में फिर से यहाँ पर रे हमने इंसिडेंट कराया। अब अंतर क्या है, ध्यान से समझेंगे इसको। इस पॉइंट को हम लोग सी कह रहे हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम लोग एफ कह रहे हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ, या कह लीजिए फोकस पॉइंट कह लीजिए इसको। तो क्या हुआ, रे इंसिडेंट हुए। कैसे रे इंसिडेंट हुए, तो पारेक्शियल रेज हैं ये, पारेक्शियल रिफ्लेक्शन, पारेक्शियल रेज फिर से। तो यहाँ से ये लाइन, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है। इसको आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे, फिलहाल तो हम लोग ये समझें कि फोकस से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। अब क्या कि यहाँ पर रे जब इंसिडेंट होगा तो यहाँ से इस पॉइंट को कट करता हुआ जाएगा, ठीक। तो रे इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो ऐसे ये क्या है, ये पारेक्शियल रेज हैं, पाराएक्शियल पैरेलल रेज। पारेक्शियल चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस से काफी नजदीक है, थीटा यहां पर वेरी स्मॉल होगा, थीटा वेरी स्मॉल, और पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, या कि कह लीजिए रे इंसिडेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट हो सकते हैं, और सब रिफ्लेक्शन के बाद इस फोकल के किसी एक एक्सिस से होता हुआ वो पास कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करके ये चीज़ किया गया है। तो रे जो इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ये सारे यहाँ पर आकर के पास कर रहे हैं। तो जैसे इसमें कहा गया, फोकल प्लेन के बारे में कहा गया कि when infinite number of para-axial parallel rays incident on the spherical mirror, then after reflection they cut at a point on the axis of focus एक्सिस ऑफ फोकस। लाइन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पारेक्शियल पैरेलल रेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट, ये दो रे हुए, ऐसे और दो रे आ सकते हैं, ऐसे इधर से भी रे आएंगे, उधर से भी रे, मीन्स जो भी रे होंगे वो पारेक्शियल होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हो सकते हैं। उस केस में हमको ध्यान देना है कि अब हम लोग इस चीज़ को समझें कि हम लोग ऐसे समझें कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पारेक्शियल पैरेलल रेज हैं, ठीक है, इंसिडेंट हो रहे हैं, किस पर, तो फोकस पॉइंट पर कट हो रहे हैं। तो कट एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ फोकस when we trace all points on that axis, on that all points, क्या, when we trace all points, then the locus of all these points is generated, कह लीजिए locus of
all points generate a plane and that plane is called focal plane। ये इंपॉर्टेंट है समझना, फोकल प्लेन। ठीक, अब फोकल प्लेन है तो फोकल प्लेन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनेगा। अब क्या है उसमें कि रे इंसिडेंट हुआ। अब ध्यान से यहां पर हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये जो प्लेन बन रहा है यही प्लेन की बात हो रही है, क्योंकि ये कट करेगा, कुछ पॉइंट्स यहाँ कट करेंगे, कुछ यहाँ कट करेगा, कुछ यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स बनते जाएंगे जो कि पायरेक्शियल रेज के इंटरसेप्शन यानी कट करने से बनेगा। और ये जब सारे पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे, सारे पॉइंट्स को ट्रेस करेंगे, तो एक प्लेन जनरेट होगा जो कि फोकस से प्लेन होगा। अब खासियत क्या है कि ये हमारा फोकल प्लेन है, इसको हम लोग फोकल प्लेन कहेंगे, फोकल प्लेन। और ये प्लेन क्या है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर होगा। यानी सपोज प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जा रहा है तो वो प्लेन इस तरह से जनरेट होगा। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस और वो प्लेन ऐसे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से वो प्लेन परपेंडिकुलर हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है और वो प्लेन इससे 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा परपेंडिकुलर, इस तरह से जनरेट होगा। और इसी प्लेन पे हर एक पॉइंट्स पर ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आकर के मिलेंगे। तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स मिल करके जो ट्रेस होगा, वो पॉइंट्स मिल करके जो लोकस बनेगा, जो ट्रेस करेगा, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, देन द लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स जनरेट अ प्लेन। और उस प्लेन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोकल प्लेन कह रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स इनफाइनाइट नंबर आकर के इंसिडेंट होगा। जैसे सपोज यहाँ से भी हम ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। रे इंसिडेंट हुआ, रे इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से ये इस पर गया तो ये यहाँ पर कट करेगा ऐसे। तो इस तरह से यहाँ पर रे इंसिडेंट यहाँ पर कट किया तो इस तरह से यहाँ कट किया। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कट होंगे जो कट लोकस में बनेंगे। लोकस में जब उसको हम डालेंगे, मतलब उसको ट्रेस करेंगे, तो एक प्लेन बनेगा और उस प्लेन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोकल प्लेन। और यदि वो थीटा जो है यहाँ पर बहुत छोटा है, लेकिन यदि थीटा 0 हो जाएगा तो ये सारे रे पैरेलल हो जाएंगे एग्जैक्टली और उस फोकस से होकर पास करेंगे, जो हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था। तो थीटा के छोटा होने से एक प्लेन जनरेट होगा और थीटा के 0 होने से फोकस पॉइंट डिफाइंड होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ लिख दें कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन we will talk about focal plane। यदि, और अगला में हम इसको इस तरह से लिखें कि when थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा जब 0 हो जाएगा then we will talk about focal point और फोकस की बात करेंगे या फोकल पॉइंट की बात करेंगे। तो यदि थीटा 0 है तो फोकल पॉइंट होगा और थीटा बहुत छोटा है तो हम फोकल प्लेन की बात करेंगे। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ये नोट पॉइंट है, इसको ध्यान से आप लोग लिख लें, समझ लें। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो समझना चाह रहे हैं कि हम लोग ने फोकल प्लेन देखा,
फोकल पॉइंट देखा, फोकस को डिफाइन किया, रेस पैरेलल कैसे होंगे तो वो फोकल पॉइंट से कैसे जाएगा, फोकल पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उन सब चीज़ों को हम समझे। अब अगले क्लास जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम मिरर इक्वेशन जानेंगे और मिरर इक्वेशन के साथ साथ साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और जो हम लोग 10th लेवल पर समझ चुके हैं उन सारे टॉपिक्स को हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक। और उसमें कितने इमेजेस बन सकते हैं उन सबको देखेंगे। आपको जो भी डाउट्स होगी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कमेंट करेंगे और जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब उस पर मिल जाएगा। तो अगला लेक्चर हम लोग उसको करते हैं कंप्लीट। थैंक यू।